नमस्कार साथियों। गौरव ज्ञान धारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम एक नए प्रकरण के साथ में हैं। पूर्व की क्लासों में हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को लेकर यहाँ पर डिटेल में बात की। मित्रों, आशा है पूर्व की क्लासें आपको अच्छे से समझ आ रही होगी और न आए तो भी आपको लगातार इन कक्षाओं को पढ़ते हुए समझने का प्रयास करना है और मैं भी मेरी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स लगाकर और भी कुछ अच्छे प्रयास करके आप तक मेरी बात को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। लीजिए, शुरुआत करते हैं आज क्रिया एवं उसके भेद की। लेकिन उससे पहले जैसे हम विशेषण पढ़ रहे थे, विशेषण को लेकर हमने बात की है जिसमें गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक जो विशेषण थे उनके बारे में बात करते हुए हमने इस प्रकरण को अच्छे तरीके से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से पढ़ने की कोशिश की। आज एक उसी विशेषण में से एक छोटा सा कुछ एक टॉपिक, एक कंसेप्ट यहाँ पर रह गया था, उसको अपन पूरा करने का प्रयास करते हैं और उसके पश्चात हम आज का प्रकरण क्रिया व इसके भेद को यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। लीजिए मित्रों, गौरव ज्ञान धारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के तहत बोर्ड द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उस उनके प्रकरणों को अपन आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं विशेषणों का निर्माण। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। विशेषणों का निर्माण, जिसमें कुछ मैं यहां पर शब्द लिख रहा हूं और इन शब्दों के माध्यम से हम विशेषण बनाने की कोशिश करते हैं। आप भी प्रयास करें, यहां से एफर्ट्स लगाएं कि जिस तरह से आपने विशेषण बनाए हैं उन विशेषणों के माध्यम से किस तरह से विशेषण इन शब्दों के माध्यम से बन सकते हैं। उपासना, परलोक, मिठास, स्वप्न, सप्ताह, यह, चाल, घूमना, स्नेह, परिवार, पंख, कृपा, नगर, नगर के पश्चात सेवा, दान, सेवा, दान और भी ऐसे वर्ड है जिसको अपन देख सकते हैं। सेवा है, दान है, बल है, इस तरह से ये वर्ड है। इन वर्डों से अपने विशेषणों का निर्माण अपन को करना है। आप भी प्रयास करें और देखें कि ये वर्ड किस तरह से क्या क्या इसमें विशेषण और भी बन सकते हैं। जैसे उपासना है तो उपासना के लिए वर्ड बनेगा उपासक। परलोक है तो हो जाएगा पारलौकिक। मिठास है तो बन जाएगा मीठा। स्वप्न है तो बन जाएगा स्वप्ननील, स्वप्नील। सप्ताह है तो बन जाएगा साप्ताहिक। यह है तो बन जाएगा ऐसा। चाल है तो बन जाएगा चालू।
घूमना है तो बन जाएगा घुमक्कड़, स्नेह है तो बन जाएगा स्नेहिल, परिवार है तो बन जाएगा पारिवारिक, पंख है तो बन जाएगा पंकील, कृपा है तो बन जाएगा कृपालु, नगर है तो बन जाएगा नगरीय, सेवा है तो बन जाएगा सेवक, दान है जो बन जाएगा दानी, बल है तो बन जाएगा बली या बलवान। इस तरह से ये वर्ड है जो हमें विशेषणों का निर्माण करवाते हैं। उपासक, पारलौकिक, मिठास से मीठा, स्वप्निल, सप्ताह से साप्ताहिक, यह से ऐसा, चाल से चालू, घूमना से घुमक्कड़, स्नेह से स्नेहिल, परिवार से पारिवारिक, पंख से पंकील, कृपा से कृपालु, नगर से नगरीय, सेवा से सेवक और दान से दानी और बल से बली या बलवान। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से विशेषणों का निर्माण हुआ है और इसके अलावा भी क्वेश्चन किस प्रकार के हो सकते हैं विशेषण से, वो अपन और आगे की इन प्रश्नोत्तरी कक्षाओं में देखेंगे। हालांकि भिन्न उदाहरणों के माध्यम से विशेषण जितने भी प्रकार के हैं उन अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से अपन ने देखने का प्रयास किया है और अंत में कुछ ये कंसेप्ट भी बाकी रह गया था, इसको भी अपन पूरा करके विशेषण की इस पूरी विस्तृत बात को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। एक बार आप देख लें। एक और वर्ड है सत्य का बन जाएगा सत्यनिष्ठ। इस तरह से विशेषणों का निर्माण पूर्ण होता है। आशा है आपको ये शब्द अच्छे लगे होंगे और आने वाले जितनी भी भर्ती परीक्षाओं में, पूर्व की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। श्योर। अब चलते हैं अपन आगे आज के प्रकरण में, जिसका आज का अपना प्रकरण है क्रिया व उसके भेद। आज का अपना जो टॉपिक है वो है क्रिया। सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा से शुरुआत करेंगे कि वाकई में क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्रिया की परिभाषा क्या है, क्रिया को हम किस तरह से समझ सकते हैं, व्याकरणिक उपयोग किस तरह से है और क्रिया के भेद कितने कितने हैं और उन भेदों के प्रकारों में भी उन भेद की परिभाषा और भिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से इस क्रिया नामक टॉपिक को अपन जो है पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, बताना चाहूंगा कि जहां पर भी हिंदी व्याकरण से संबंधित जब भी क्रिया से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत अधिक होते हैं और ये टेक्निकली इसको समझना होगा। हिंदी एक तकनीकी भाषा है और तकनीकी भाषा के माध्यम से ही आप उत्तर तक पहुंच पाएंगे। आशा है मेरे पूरे प्रयास रहेंगे कि मैं आपको इनकी जितनी भी भिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं या जो तकनीक है उन तकनीकों के माध्यम से आपको उत्तर तक पहुंचा पाऊं। लीजिए प्रारंभ करते हैं क्रिया। सबसे पहले इसकी परिभाषा से अपन परिचित होंगे कि वाकई में इस क्रिया की क्या परिभाषा है और इस परिभाषा के माध्यम से ये व्याकरणिक उपयोग इसका क्या रहता है। क्रिया का अर्थ करना। सबसे पहले आप इस चीज को जान ले कि क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। करना, करना। ठीक है। एक बात मैं आपको समझा दूं कि क्रिया जो वर्ड है ये क्रिया नहीं है, क्रिया है। अब देखिए कैसे, क्योंकि इसमें क्रिया इस तरह से बोलते हैं इसको। क्रिया, क्रिया। आज का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है उस टाइप से होगा क्रिया, क्रिया नहीं है। ठीक है ना। तो और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ रहेगा वो रहेगा करना। इस परिभाषा को आगे पढ़ते हैं अपन। क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। इस लाइन को यहां पर अच्छे से पढ़े।
क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। हमेशा क्रिया क्या होती है? वाक्य का एक अनिवार्य अंग होता है। अतः क्रियाएं वाक्य को पूर्ण करने के कारण क्रिया वाक्य का विधेय अंग भी होता है। इस लाइन को यहां पर पुश करता हूं। क्रिया, सबसे पहले इसको पढ़ना किस तरह से है? क्रिया, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? करना। करना। और क्रिया जो होती है वो वाक्य का अनिवार्य अंग होता है। क्या होता है? वाक्य का अनिवार्य अंग होता है। अब अनिवार्य का मीन्स ये है कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य हिंदी में है तो उसमें क्रिया का होना, क्रिया के बिना किसी भी वाक्य की कल्पना नहीं कर सकते। अगर क्रिया है तब ही जाकर कोई वाक्य अपने आप में पूर्ण हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। जैसे कि मैं देख लूं कि अपन एक एग्जांपल से समझे, मैंने खाना खा। अब इसमें देखिए क्रिया नहीं है, तो ये वाक्य क्या अपन इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? इसको अपन पूरी तरह से एक्सेप्टेड ये नहीं होगा। हम इस वाक्य से सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि ये अपने आप में अधूरा है। इसका रीजन ये है, हम क्यों कहते हैं कि वाक्य का अनिवार्य अंग क्रिया होता है। अतः एक और चीज, अतः क्रियाएं वाक्य को पूर्ण करने के कारण वाक्य का विधेय अंग कहलाती है। सबसे पहले एक बार इस चीज को अपन साइड में रखते हैं और इसको पूरा करते हैं। वाक्य का अनिवार्य अंग होता है। अब मैंने खाना खा, अब इसमें क्रिया नहीं है, और क्रिया के बिना क्या हम इस पूरे वाक्य से सहमत हो सकते हैं? नहीं, ये अपने आप में अधूरा वाक्य रहेगा, क्योंकि इसमें क्रिया नहीं है। अब एक सेंटेंस ये है, पैसा उड़ाया गया। क्या ये सेंटेंस एक्सेप्टेड है? सहमत है इससे? क्या हम इसे स्वीकार करते हैं, इस सेंटेंस को, इस वाक्य को? हाँ, हो सकता है। क्यों? भले इसमें कर्ता नहीं है, भले इसमें कर्ता नहीं है, यहां पर क्रिया नहीं है, यहां पर क्रिया जो है एक्सेप्ट नहीं है, और क्रिया नहीं होने की वजह से इस वाक्य को हम पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिया के बिना किसी भी वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं इस सेंटेंस को पुष्ट कर रहा हूं, वाक्य का अनिवार्य अंग होता है, क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग होता है। अब यहां पर मैंने खाना खा, अब इसमें क्रिया नहीं है, तो ये सेंटेंस को अपन स्वीकार नहीं कर सकते, स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती। अब यहां पर पैसा उड़ाया गया, भले इसमें कर्ता नहीं है, अब पैसा किसने उड़ाया? कोई मीन्स नहीं है, मीन्स ये एक्सेप्टेड है, क्योंकि कर्ता के बिना भी किसी भी वाक्य की कल्पना अपन कर सकते हैं, लेकिन क्रिया के बिना नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी बात है। वह सो गया, वह सो गया। अब यहां पर कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्टेड है। ये दोनों ही सेंटेंस जो है वो एक्सेप्टेड है, ये स्वीकार है। क्यों? क्योंकि भले कर्ता न हो, कर्म न हो, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं इस वाक्य को पूरा समझ पा रहे हैं, और ये स्वीकार वाक्य रहेंगे। लेकिन क्रिया के बिना किसी भी वाक्य की कल्पना अपन नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं कि वाक्य का अनिवार्य अंग जो है वो क्रिया रहती है। इस बात से आप भली भांति परिचित हो जाएं। फिर अपन बात करते हैं, अतः क्रियाएं वाक्य को पूर्ण करने के कारण
मैंने यहां पर यही बात कही आपसे कि जो क्रियाएं होती हैं वो वाक्य को पूर्णता प्रदान करती है। क्या करती है? वाक्य को पूर्णता प्रदान करेगी, और पूर्णता प्रदान करने के कारण ये वाक्य का विधेय अंग कहलाती है। वाक्य में दो अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक तो होते हैं उद्देश्य और एक होता है विधेय। जैसे एक सेंटेंस है यहां पर, मैं इस विधेय के कारण कि किस तरह से इसको विधेय कहते हैं उस, हालांकि ये चीजें अपन वाक्य के प्रकारों में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर ये क्रिया को लेकर ये बात आ गई है तो इसको पुष्ट करता हूं। इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि बच्चा सो गया, बच्चा सो गया। तो ध्यान रखें वाक्य के दो अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो यहां पर जिसके बारे में जो बात कही जाती है वो जो होता है वाक्य का कर्ता, या जिसके बारे में बात की जाए, यहां तक कि समझे आप, तो वो कहलाएगा उद्देश्य। और जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, वो मेरा बारे में कहलाता है विधेय। इस तरह से इस क्रिया का किसी भी सेंटेंस को बनाने में, वाक्य का निर्माण करने में, या वाक्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए क्रिया यहां पर उसको पूर्णता प्रदान करती है, वहां पर उसका सहयोग पूर्ण रूप से रहता है। अगर वाक्य में क्रिया नहीं है तो वाक्य में पूर्णता नहीं हो पाएगी, संपूर्णता नहीं हो पाएगी, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते क्रिया के बिना। अतः क्रियाएं वाक्य को पूर्णता पूर्ण करने के कारण वाक्य का विधेय अंग कहलाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि क्रियाएं जो हैं वो वाक्य में विधेय अंग के रूप में कार्य करती है। इसे देख लें आप अच्छे से, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आशा है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। देखिए मित्रों, जहां तक हो सकता है हम किसी भी बात को जो आपके स्तर की है, या जो परीक्षा उपयोगी संकल्पनाएं हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो कंसेप्ट प्रत्येक बिंदु से जो जो बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उसमें जो जो बिंदु, जो जो आपके सामने प्रकरण है, उन प्रकरण के अंदर जितनी भी डिटेल्स में जो जो तकनीकी बातें हैं, उन तकनीकी बातों को मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने की पूरी भरसक कोशिश करूंगा। फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो आप फिर इसे बार बार पढ़ने का प्रयास करें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो ये मेरे जितने भी कंसेप्ट हैं, जो संकल्पनाएं हैं, जो उदाहरण है, उन उदाहरणों के माध्यम से ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। और यदि आप इनको अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो ये आपके लिए परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। लीजिए, उसी सेंटेंस को वापस पूर्ण करते हुए क्रिया की परिभाषा को हम बात कर रहे थे कि क्रिया का अर्थ है करना, और क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। जो क्रिया का पद होगा, क्रियापद, उसी के माध्यम से हम कर्ता, कर्म और काल की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। जितनी भी वर्ब होती है, क्रियाएं होती है, उन्हीं के माध्यम से पता चलता है कि कौन सा समय चल रहा है, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फ्यूचर में है, या फिर इसका कर्ता कौन है, इसका कर्म कौन सा है। ये भी जानकारी हम सिर्फ और सिर्फ क्रियापदों के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं, या ये इसका माध्यम है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं अपन? धातु, हिंदी में। चूंकि संस्कृत जो है वो मां है हिंदी की, और मां होने के कारण संस्कृत जो जननी भाषा है हिंदी की, उसमें क्रियापद को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। इसको भी अपन कंसेप्ट को क्लियर करते हैं यहां पर कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब देखिए, इस बात को पुष्ट करना चाहूंगा कि हमारी जो संस्कृत है, इस संस्कृत में एक, जैसे एक धातु है पट, और हिंदी में उसे कहेंगे पढ़, और उसका क्रियापद हो जाएगा पढ़ना।
इसमें ना प्रत्यय जुड़ेगा और क्रियापद बन जाएगा पढ़ना। अब क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तो जो धातु के रूप है वो खूब सारे हो सकते हैं और खूब सारे हैं, जैसे चल, पढ़, बैठ, दौड़, चल पढ़ बैठ दौड़, सुन, आ, जा, खा, पी, बोल। अब इन सब के साथ में हम सबसे पहले धातु, फिर प्लस प्रत्यय और क्रियापद का निर्माण करते हैं। हिंदी में क्रियापद का निर्माण करते हैं। मैं आपको फिर से बात को समझाना चाहूंगा कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और संस्कृत में जो क्रियापद है उसे क्या कहेंगे, अपन धातु कहेंगे। जैसे संस्कृत का पढ़ धातु है तो हिंदी में पढ़ हो गया और ना प्रत्यय जुड़ने से क्रियापद बन जाता है। अपने जितने भी प्रकार के धातु है वो इस प्रकार से, जैसे चल, पढ़, बैठ, दौड़, सुन, आ, जा, खा, पी, बोल इत्यादि। अब इसमें इन सभी धातु को मिलाएंगे और प्रत्यय जुड़ने से क्रियापद बन जाते हैं और वह हिंदी में क्रियापद कार्य करते हैं। देखिए जैसे कि धातु में चल, चल के साथ में ना जोड़ दिया तो हो गया चलना। फिर है पढ़, पढ़ के साथ में ना जोड़ दिया तो बन गया पढ़ना। फिर बैठ, बैठ के साथ में ना जोड़ दिया तो बन गया बैठना। फिर दौड़, दौड़ के साथ में ना जोड़ दिया तो बन गया दौड़ना। इसी तरह से आगे चलते हैं, जैसे कि आ है, आ के साथ में ना जुड़ गया तो बन गया आना। खा है तो खा के साथ में ना जोड़ दिया तो बन गया खाना। फिर बोल के साथ में ना जोड़ दिया तो बन गया बोलना। इस तरह से हम देखते हैं कि धातु में प्रत्यय जुड़ने से जो क्रियापद बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। ये सारे धातु है और संस्कृत की जो हमारी जननी है, जो हिंदी की जननी है, उसके माध्यम से हम धातु पद जो होते हैं वही हमारे लिए क्रियापद होते हैं। उसमें अपन ना प्रत्यय जोड़ के ये अपना एक क्रियापद निर्धारित हो जाता है। आप इसको समझने का प्रयास करें और स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें। आशा है मित्रों ये समझ में आया होगा आपको, और आगे चलते हैं अपन पुनः उस परिभाषा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अब देखिए भाषा की जननी संस्कृत है, संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। क्रिया को समझा आपने, क्रिया पश्चात इसके शाब्दिक अर्थ को समझा, फिर ये जो क्रिया में जो क्रिया का जो वाक्य पूर्ण किस प्रकार से होता है और क्रिया के बिना किस तरह से कोई भी वाक्य को अपन वाक्य की कल्पना नहीं कर सकते, उसी बात को भी अपन ने पुष्ट किया यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से, परिभाषाओं के माध्यम से। फिर बात की अपने धातुओं को लेकर के किस तरह से संस्कृत जो जननी है हमारी, वो किस तरह से अपने क्रियापद जो है उनको संस्कृत में धातु कहा जाता है और किस तरह से क्रियापद का निर्माण होता है। तमाम उदाहरणों के माध्यम से हम यहां तक पहुंचे, आगे की इसकी परिभाषा से और परिचित होते हैं। धातु हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है। इस बात को अपन ने अभी पढ़ लिया। हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही क्या है, धातु है। जैसा कि हम संस्कृत में से कहते हैं धातु में ना जोड़ने से ही हिंदी के क्रियापद बनते हैं। इस बात से आप विशेष तौर से परिचित हो जाए। मैंने तमाम उदाहरणों के माध्यम से भी आपको समझा दिया है ये बात कि किस तरह से ना जुड़ता है धातुओं में, संस्कृत के धातुओं में, और किस तरह से वो क्रियापद हिंदी में कार्य करता है, क्रिया का पद बन जाता है। जैसे पढ़ना, उठना आदि, ये उदाहरण मैं आपको भी पहले बता चुका हूं। पढ़ना, पढ़ के साथ ना जुड़ गया तो पढ़ना बढ़ गया, उठ के साथ ना बढ़ गया तो उठना हो गया। अब इसकी एक सामान्य सी परिभाषा है जिसे हम हमेशा पढ़ते आए हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, करना या होना। अब यहां पर जिस शब्द के
जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता हो। अब देखो यहां पर बात कह रहे हैं करना या होना, करना या होना, इसको भी पुष्ट करते हैं। देखो करना या होना, करना या होना, ये दोनों ही क्रिया ही है, परंतु इसमें कुछ भेद है, ओपन देखते हैं। जैसे सोहन लिखने का कार्य कर रहा है, सोहन लिखने का कार्य कर रहा है। अब इसमें तो क्या हो गया, करने का काम हो रहा है, मतलब कि कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है, किसके द्वारा, कर्ता के द्वारा। तो जब करना हो, जब करना या होना, इसमें करने की बात कर रहा हूं कि जब किसी कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो वहां पर वो करना है। लेकिन होना, होना अपने आप में एक एक स्वतः ही होने वाली क्रिया के बारे में बात की गई है। जैसे कि बारिश हो रही है, जैसे कि बारिश हो रही है, अब ये स्वतः ही होने वाली क्रिया है, अर्थात ये क्या है, होना, ये इसका मीन्स है होना। तो परिभाषा को भलीभांति समझे और परीक्षा शब्दों को समझते हुए उसके शाब्दिक अर्थ तक पहुंचने का प्रयास करें। मित्रों, भाषा है और भाषा में सारा जाल शब्दों का ही होता है। शब्दों के माध्यम से ही आपकी भाषा जो है वो पुष्ट होती है। और फिर उदाहरण, कितने भिन्न प्रकार के आप उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को सुस्पष्ट और स्पष्ट तरीके से पहुंचा सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यही भाषा है। जब जब आपको जिन जिन शब्दों के बारे में जानकारी हो जाती है, शाब्दिक अर्थ, अगर आप अपनी भाषा को मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना शब्दकोश बढ़ाना होगा। मैंने मेरी पहली कक्षा में जो मेरी इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि अगर आप अपनी भाषा को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको शब्दों के अर्थों तक पहुंचना होगा, आपका शब्दकोश बड़ा होना चाहिए। और शब्दकोश जब बड़ा होगा, जब आप बात की बात में से आप उसको सुस्पष्ट करेंगे, तभी आपकी भाषा मजबूत हो सकती है। इसलिए यहां पर एक एक शब्द को सुस्पष्ट करके सीखना। जो आपका शीर्षक साथ में आता है, सबसे पहले उस शीर्षक को अच्छे से समझना होगा हमें, फिर उसके भेद और प्रकार और भिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम उस शीर्षक को पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये था करना या होने में फर्क, कि करना और होना दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग है। कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है वो अपने आप में करना है, और होना एक स्वाभाविक, एक स्वतः ही होने वाली क्रिया से यहां पर परिचित किया जा रहा है दोनों ही क्रिया। इस तरह से ये जो है अपना पेज पूरा होता है, जिसमें अपन ने क्रिया से संबंधित सारी बातें यहां पर पढ़ने के प्रयास किया, जिसमें क्रिया का शाब्दिक अर्थ हो गया, किस तरह से क्रिया वाक्य का एक अनिवार्य अंग होती है, और किस तरह से धातु के रूप में संस्कृत जननी और धातु कहते हैं क्रियापद के कारण, और किस तरह से क्रियापद बनते हैं हिंदी में, वो बात की। और फिर इसकी परिभाषा से अपन भली भांति परिचित हुए। लीजिए मित्रों, आगे निकलते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसा कि अपना आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है, क्रिया। क्रिया क्रिया में क्रिया की परिभाषा, इसका शाब्दिक अर्थ, और किस तरह से क्रियापदों का हिंदी में प्रयोग होता है, उसको लेकर अपन ने बात की। और अभी अपन बात कर रहे हैं क्रिया के भेद को लेकर, क्रिया के प्रकार को लेकर। तो क्रिया के जो टाइप्स हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रिया के प्रकार लेकर। क्रिया के जो भेद होते हैं, क्रिया के जो प्रकार होते हैं, सबसे पहले कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और काल के आधार पर। यह है क्रिया के भेद की बात कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया,
और अकर्मक क्रिया। एक मिनट। अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक के दो भाग रहते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अकर्मक अपने आप में स्वतंत्र रहती है और सकर्मक के दो भाग रहते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, इन अकर्मक की भेदों को अपन बात करेंगे तमाम उदाहरणों के माध्यम से, और फिर सकर्मक को भी समझेंगे, और फिर एक कर्मक और द्विकर्मक जो सकर्मक के पार्ट है उनको भी अपन देखने का प्रयास उदाहरण से करेंगे। अब ये सिर्फ टाइप से अपन देख रहे हैं कि क्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं, क्रिया के भेद कौन कौन से हो सकते हैं। अब आते हैं अर्थ के आधार पर। तो देखिए, अर्थ के आधार पर भी भिन्न भेद यहां पर बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले साधारण क्रिया, उसके बाद संयुक्त क्रिया, साधारण क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, फिर साधारण क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, उसके बाद सजातीय क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। इस तरह से कर्म के आधार पर है पूरी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ। ये आठ अर्थ के आधार पर पूरी क्रियाएं बनती हैं, जिसमें साधारण क्रिया, जो साधारणतः क्रिया का प्रयोग होता है वो साधारण क्रिया कहलाएगी। संयुक्त क्रिया, जिसमें एक से दो क्रियाएं होती है, संयुक्त जैसे क्रियाएं हैं, तो वो अगर मिलकर किसी क्रिया का निर्माण करती है तो संयुक्त क्रिया हो जाएगी। सहायक क्रिया भी होती है, जिसमें कुछ सहायक क्रिया के शामिल होते हैं, जैसे है, राही है, रहा है, इस तरह से। सजातीय क्रिया, जिसमें क्रिया और कर्म के धातु एक प्रकार के होते हैं, तो सजातीय क्रिया बन जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कर्ता खुद कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है, तो वो प्रेरित करके क्रिया को आगाज करता है, क्रिया का सुस्पष्ट करता है, तो यहां पर वो प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी। पूर्वकालिक क्रिया मतलब कि एक क्रिया करके दूसरी क्रिया वापस करना, नहाकर सो गया, इस तरह से। फिर नाम धातु क्रिया, जिसमें धातु के आधार पर बनने वाली क्रिया होती है, या कर्ता या क्रम के आधार पर कर्ता है, सॉरी संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के आधार पर बनाएगी धातुओं से बनने वाली क्रिया। ठीक है, और फिर कर्कदन मतलब कि धातु के आधार पर बनने वाली क्रियाएं। इस तरह से ये अर्थ के आधार पर टोटल 8 प्रकार है, और इन 8 प्रकारों को अपने यहां पर अपन समझने का प्रयास करेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तमाम उदाहरणों के माध्यम से इसको पुश करेंगे। एक एक अर्थ के आधार पर जितनी भी क्रिया है उनको तकनीकी के आधार पर भी देखेंगे कि किस तरह से किस क्रिया को पहचान की जा सकती है। ये कर्म के आधार पर देखिए, अकर्मक, सकर्मक और एक कर्मक और द्विकर्मक। और देख लें आप इसे अच्छे से। फिर है काल के आधार पर, जिसमें भूतकालिक क्रियाएं, वर्तमान कालिक क्रियाएं,
और भविष्यकालिक क्रियाएं। इस तरह से ये पूरा एक टेबल बनता है जिसमें आपकी क्रिया के टोटल जितने भी प्रकार हैं उन सभी प्रकारों से अपन तमाम उदाहरणों के माध्यम से इस क्रिया के प्रकारों को यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, कर्म के आधार पर 1, अर्थ के आधार पर 2 और काल के आधार पर 3। प्रयास करेंगे अपन इन सभी टाइप्स को समझने का। एक बार इससे भली बात आप परिचित हो जाएं। फिर आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके आगे वाले सेंटेंस में। हम सबसे पहले लेते हैं कर्म के आधार पर। क्रिया के पदों को पढ़ते हुए हम सबसे पहले क्रिया के टाइप्स को पढ़ते हुए, प्रकारों को पढ़ते हुए सबसे पहले अपन कर्म के आधार पर आते हैं और कर्म के आधार पर जो सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं हैं उनसे, उनकी परिभाषाओं के माध्यम से और कुछ एक उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के प्रमुख 2 भेद है। अब देखो, जो क्रिया का शब्द है, जो क्रिया हो रही है, उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है और या कर्म पर पड़ रहा है, उसके आधार पर जो भेद किए जाते हैं वो ये भेद है, सकर्मक और अकर्मक। पुनः पढ़े इसे। क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला जो भेद होता है वो कर्म के आधार पर होता है और क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के प्रमुख 2 भेद हैं, जिसमें पहला है सकर्मक, जैसे अपन पूर्व में बात कर चुके हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? से अर्थात इसका जो तात्पर्य है वो ये है, क्रिया से अर्थात सहित, अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। अब देखिए, सकर्मक क्रिया से अर्थात सहित मतलब कि क्रिया के साथ, क्रिया के साथ या कर्म के साथ, अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, कर्म के साथ। मित्रों, कभी बोलते बोलते हो सकता है एक आध शब्द इधर उधर हो जाए तो कृपया कर एडजस्ट कीजिएगा। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, सकर्म, कर्म के साथ। इस शब्द में ही अर्थ छुपा है, सकर्म, कर्म के साथ में। ध्यान रहे, हिंदी में जो सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस में अपन देखते हैं कि जिस तरह से हिंदी के सेंटेंस का निर्माण होता है वो किस तरह से होता है। हिंदी का सेंटेंस जो होता है वो किस तरह से बनता है? कर्ता, कर्म प्लस क्रिया। हिंदी के सेंटेंस में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब, कर्ता, कर्म और क्रिया। ये हिंदी के वाक्य की जब रचना की जाती है तो उसका जो क्रम होगा वो ये रहेगा। इसका जस्ट इंग्लिश में क्या होता है? इसका जस्ट इंग्लिश में इसका ऑपोजिट रहता है। वो ये रहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाएगा और फिर जो बचा वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहां पर आपको ये चीजें समझनी होगी कि किस तरह से कर्ता कार्य कर रहा है, कर्म कार्य कर रहा है और क्रियाएं कार्य करती है। हिंदी में कई बार ये साधारण कुछ नहीं पूछ जाते हैं। ये प्रश्न की प्रकृति हो सकती है, किस तरह से हिंदी का सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है। तो सबसे ध्यान रखें, सबसे पहले कर्ता, कर्म और क्रिया। अगर इंग्लिश में पूछे, अगर इंग्लिश का भी कई बार पूछ जाए या सेंटेंस को इधर उधर करने में कई बार प्रश्न पूछ जाते हैं तो वर्ब हमेशा बीच में आता है, सब्जेक्ट के बाद में आता है। पुनः अपन लौटते हैं। सकर्मक क्रिया अर्थात सकर्मक के साथ, कर्म के साथ। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर, देखो क्या कहा गया, कर्ता को छोड़कर, एक ही सेंटेंस में जैसे मैंने आपको भी बताया कर्म भी होगा, कर्ता भी होगा और क्रिया भी होगा। अब क्रिया का फल
कर्ता को छोड़कर किस पर पढ़ रहा है? कर्म पर पढ़ रहा है। किस पर पढ़ रहा है? कर्म पर। जैसे कि अपन बात करते हैं कि लड़के ने बेर खाए, लड़के ने बेर खाए, तो वो लड़के की जो खाने की क्रिया है वो किस पर पड़ रही है? बेर पर पड़ रही है। मतलब कि जो क्रिया हो रही है वो किसके साथ में है? कर्म के साथ है। उसकी जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, अर्थात वहां पर सकर्मक क्रिया है। अभी और तमाम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे अपन। जैसे देखो, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, अब बच्चा क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है। या गीता सितार बजा रही है। अब देखो, बच्चा चित्र बना रहा है, अब बच्चा जो है वो चित्र बना रहा है, अब बनाने का जो प्रभाव है किस पर आ रहा है? चित्र पर, अर्थात यहाँ पे कर्म है, तो ये हो गया सकर्मक। गीता सितार बजा रही है, बजा क्या रही है? वो सितार बजा रही है, और इस बजाने की क्रिया पर प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सितार पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बजा रहा है, क्या बजा रहा है, तो आप कहेंगे कि उत्तर होगा चित्र बनेगा, अर्थात यहां पर कर्म उपस्थित है और ये सकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है। क्या, कौन, ये क्या से जो तकनीक है ये क्या है, कैसे निकालते हैं इसमें आपको सकर्मक का, वो भी मैं आपको आगे आने वाले एग्जांपल्स में किस तरह से आप सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं, उनके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है, उससे भी अपन परिचित होंगे तमाम उदाहरणों के माध्यम से। क्या बजा रहा है, जैसे ही अपन पूछेंगे क्या बजा रहा है, जब अगर क्या बजाते हैं, क्या कहने प्रश्न करते ही आपका उत्तर मिल जाता है तो कर्म है, अर्थात वहां पर सकर्मक क्रिया, और नहीं मिलता है तो वहां पर अकर्मक क्रिया। ये और भी अपन इसको अच्छे से पुष्ट करेंगे। गीता क्या बजा रही है, तो उत्तर होगा सितार बजा रही है, अर्थात ये कर्म उसका वाक्य में उपस्थित है, तो यहां पर सकर्मक क्रिया का ये उदाहरण है। एक बात देख लें इसे मित्रों, अब चलते हैं और आगे इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए अब आते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। जैसे मैंने आपको भी बताया कि कर्म के आधार पर जो भेद है वो सकर्मक और अकर्मक है, और सकर्मक और अकर्मक के बाद में अपन बात करते हैं कि अभी अपन ने अकर्मक नहीं पढ़ा है, सिर्फ हम सकर्मक पढ़ रहे हैं, और सकर्मक में भी सकर्मक के उदाहरणों के माध्यम से, उनकी परिभाषाओं के माध्यम से उसको समझने का अपन ने प्रयास किया भी, आशा है आपको समझ में आया होगा। और अभी है सकर्मक क्रिया के दो भेद। एक कर्मक, कर्म के आधार पर भेद, क्योंकि कर्म ही है वहां पर, अगर जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव यदि कर्म पर पड़ रहा है तो वहां पर सकर्मक क्रिया है, अर्थात इसका पहला जो भेद है वो है एक कर्मक। जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म हो, कैसा हो? एक कर्म प्रयुक्त हो, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्म होना चाहिए एक क्रिया में, एक सेंटेंस में कर्ता, कर्म और क्रिया मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करती हैं, एक वाक्य का निर्माण होता है, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कर्म होगा वाक्य में, तो होगी एक कर्मक क्रिया। जैसे साधारण वाक्य के लिए ये उदाहरण है, मां अखबार पढ़ रही है। पढ़ रही है ये क्रिया हो गई, कर्ता हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या बचा? कर्म क्या है? अखबार, मतलब कि एक ही है। यह मां के द्वारा एक ही काम हो रहा है, पढ़ना हो रहा है, मतलब कि सिर्फ अखबार को पढ़ने का कार्य एक काम हो रहा है, अर्थात यहां पर क्या है? एक कर्म ही है, पढ़ना, और वो जो है एक कर्मक का उदाहरण है। फिर है द्विकर्मक क्रिया, अगर एक कर्म हो तो एक कर्मक, और द्विकर्मक हो तो दो, तो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। बड़े ही सिंपल ये कंसेप्ट है। अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अब देखो, अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? कंप्यूटर। एक तो हो गया कि सीख क्या रहे हैं? कंप्यूटर। और किसे सिखा रहे हैं? छात्रों को। तो छात्रों को और कंप्यूटर, दो प्रकार के कर्म यहां पर निकलकर उभर कर सामने आ रहे हैं। इस प्रकार दो कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं, अतः यहां पर द्विकर्मक क्रिया का यह एग्जाम्पल है। इस तरह से हमने सकर्मक क्रिया के भेद को समझते हुए एक कर्मक और द्विकर्मक उदाहरणों के माध्यम से, इस इन्हें परिभाषा के माध्यम से भी पुष्ट करते हुए इस कंसेप्ट को यहां पर, इस संकल्पना को यहां पर समझने का प्रयास किया। आशा है आप सभी को यह समझ में आया होगा। देखिए मित्रों, हमने सर्वप्रथम क्रिया के शाब्दिक अर्थ को समझते हुए
क्रिया में की भाषा करना और होना में फर्क को समझते हुए किस प्रकार से इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि करना में खुद कर्ता कार्य करता है और होने में एक स्वतः होने वाली क्रिया होती है। उसके पश्चात धातु से लेकर बात की अपन ने, धातु के लेने के पश्चात अपने बात की कि कर्म के आधार पर जितने भेद हैं उसको लेकर बात की, संस्कृत जननी को लेकर बात की और उसमें धातु क्रियापद किस तरह से बनते हैं उनको लेकर अपन ने बात की। और फिर अपन ने बात की जो क्रिया के प्रकार है जिसमें कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर और काल के आधार पर जितने भेद है उसको एक डायग्राम से समझने का प्रयास किया और कितनी प्रकार की क्रियाएं आपके इस आगे आगे आने वाले प्रकरण में है उनको किन किन उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे ये भी बात बताएगी। फिर अपन ने बात की सकर्मक क्रिया के दो भेद, सबसे पहले सकर्मक क्रिया को उदाहरणों के माध्यम से समझा, फिर इसके दोनों भेद एक कर्मक और द्विकर्मक को भी समझते हुए यहां तक अपन पहुंचे। आशा है और पूर्ण उम्मीद है कि आपको आज की ये कक्षा पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। मित्रों, मेरे पूरे प्रयास है कि मैं आपको बेसिक तरीके से, आधार मूलभूत तरीके से समझाने का प्रयास करूं ताकि आपका कठिनाई स्तर, प्रश्न का जो कठिनाई स्तर है वो चाहे कितना ही ऊंचा हो आप उस तक आराम से पहुंच जाएं। ध्यान रहे आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए और जब बेसिक अच्छा होगा तब आप उच्च स्तर की कठिनाई स्तर के जो प्रश्न है वो भी अच्छे से हल कर पाएंगे। मित्रों, जीजीडी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सदैव ये जीजीडी आपकी हर एक परिस्थितियों में आपके साथ रहेगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, जब तक के लिए धन्यवाद।